हेलो नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज ये आरबीएससी का अपने जो बैच शुरू किया है, आज नहीं किया है, मतलब इसको अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन आज सोमवार से ये अब बिल्कुल नियमित निश्चित रूप से चलने वाली क्लासें हैं। ये आप लोग ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे ये क्लास जो है वो प्रीमियर पर चलेगी और उसके बाद में ये यूट्यूब पे अपलोड रहेगी। 2 मिनट में मैं इसकी ब्रीफिंग बता देता हूं कि ये आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या रोल रहने वाला है आपके आने वाली तैयारी के अंदर। तो देखो बेटा जी कि इसके अंदर आरबीएससी के अपन 6 से 10 तक चलने वाली सारी पुस्तकों को कवर करेंगे। और आप लोग देखते हो कि आरबीएससी में से भाई साहब धाप धाप के सवाल बनाता है एग्जामिनर। यदि विश्वास नहीं तो लास्ट रेट की वैकेंसी देख लेना, हूबहू लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड। और इसीलिए हम भी थोड़े कॉन्फिडेंस से बोल पाए, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हमने आरबीएससी 6 से 10 का सार संग्रह दिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह दिया, तो उसमें हमने आरबीएससी पर आधारित था। तो ये ऐसे कैसे प्रश्न बने। तो इस बार मैंने सोचा है विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी करे, सीईटी की करे, रीट प्री मेंस, स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस, कोई भी करता है, ये क्लासेस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपन इस बैच को चलाएंगे। कक्षा 10 से अपन शुरू किया है। बच्चों के मन में ये भावना है कि सर 9-10 की किताबें बंद कर दी क्या, अब इसको पढ़ना जरूरी है। अरे भैया, 9-10 की किताबें बंद करने से ये कहां तय हो गया कि इसमें से जो इसके अंदर कंटेंट है वो इसमें से सवाल पूछेगा ही नहीं, एग्जामिनर को मना कर दिया। अरे अब तो इसकी महत्ता और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जब जिसके पास में ये किताबें थी वो तो पढ़ पाएगा इसको, लेकिन किताबें आनी बंद हो जाएगी ये वाली, तो कैसे पढ़े। तो आप लोगों के लिए तो ये सुविधा हो गई कि अपन जो है ये आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। और इसमें इतना शानदार कंटेंट है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और मैं कोई पढ़ाने रुपया थोड़ी लूं, और थार सब प्रेम है जो मन ऊर्जा दे, और मैं बैक टू बैक एडा बैच चला सक रही हूँ। अब क्योंकि अपना लक्ष्य भेदी बैच पूरा हो गया है, तो अपन सोमवार से शुक्रवार इसको पढ़ेंगे। और मैं निवेदन यही करूंगा आप लोगों से, और निवेदन क्या, मैं हक के साथ कहूंगा आप लोगों को कि जैसे ही ये क्लास आती है कोशिश करो कि 12 बजते ही देखो आप। ठीक है, नहीं देख पाते हो तो 1 घंटे के अंदर देखो, 2 घंटे के अंदर देखो, 6 घंटे में तो देखो कम कम। और फिर भी नहीं देख पाओ तो 24 घंटे में देखो ही देखो कि गुरुजी इसका क्या कारण है, हम तो 4 क्लासेस इकट्ठी करके साथ में देख लेंगे। नहीं देख पाओगे। जिनके पास ये संग्रह की नीति लेके चलते हैं ना, हम संग्रहित करके देख लेंगे, तो नहीं देख पाओगे। फिर भाई साहब इतनी इकट्ठी हो जाती है और चारों तरफ से ये दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो कब समय निकल जाता पता नहीं चलता। मैं नियमित रहूंगा तो आप लोगों को भी नियमित रहना जरूरी है। तो सोम से शुक्र आप लोगों से ज्यादा नहीं, आधा पौना घंटा लूंगा और 2 महीने के अंदर अपन इस बैच को पूरा कर देंगे। 2 महीने में पूरा करेंगे, यानी कि इसके बाद में आपको आरबीएससी किताब को मैं कह रहा हूं कि हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं। और इसके अलावा मैं वस्तुनिष्ठ संग्रह भी आप लोगों को तैयार कर रहा हूं, दे रहा हूं। 8वीं की किताब आ जाएगी अपडेट होके, तो मैं तुरंत ही दे दूंगा, मेरा पूरा काम तैयार पड़ा है। तो विद्यार्थी जो बार बार पूछ रहे हैं सर आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह नहीं आया आपका, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप चिंतित मत होइए, जब भी आएगा मैं बता दूंगा। और इसकी पीडीएफ भाई साहब ध्यान से सुनो, क्योंकि थे नहीं टेक्निकल टीम में तो घना मैसेज करो। अब सुन लो, 5 मिनट में ब्रीफिंग दी है मैंने, तो ये भी सुन लो कि पीडीएफ के देखो भरोसे नहीं रहना, एक तो बात। ठीक है, पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि भाई पेड क्लास लिए तो ही पीडीएफ मिलेगा। अपने तो मतलब पेड कहो या ये कहो, अपनी क्लास यही है भाई। मेरा मन नहीं मानता कि मैं पेड क्लास दूं, इसलिए मैं नहीं देता। और मेरा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये छवि बन गई है मेरी, और छवि ये बन गई है विश्वास वाली कि गौरव सर है तो मुमकिन है, जीजीडी है तो मुमकिन है। जिसके पास में 200-500 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं है, तो वो भी पढ़ पाए। सीधी सट बात ये है। ठीक है, और ये जो है पीडीएफ देखो भरोसे नहीं रहना, लेकिन सुविधा के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अपनी वेबसाइट है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, उस पे आप लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पे पता नहीं बच्चे कैसे सर्च करते हैं, ggdhub.com। ठीक है, ggdhub.com वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको जाना है फ्री कोर्स, वहां लिखा मिलेगा आप लोगों को, फ्री कोर्स लिखा मिलेगा। ठीक है, वहां पे जाओ आप, और उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर आप जाना, आरबीएससी वाली क्लास दिखेगी, उस पे चले जाओ, जो क्लास है उसके नीचे उसकी पीडीएफ अटैच की हुई डाउनलोड करो और देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा है कि जैसे अब कोई तो क्लास अभी आई हो 5 मिनट बाद चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्लास आई है तो कम से कम 24 से 48 घंटे बाद अपलोड होगी। इस चीज को आप सुन लो, क्योंकि देखो आप लाखों की संख्या में हो, एक एक को जवाब नहीं दे सकता मैं, इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं कि आप सुन लो, और जो जिन्होंने सुन लिया है वो ऐसा कमेंट देखे तो फिर उसको रिप्लाई वो कर देंगे, है ना। या अपना एक परिवार है तो इसमें आप लोगों को रिप्लाई कर देना कि भाई सर ने बता रखा है, तेरा ध्यान नहीं गया तो मैं बता देता हूं। ठीक है,
तो वहां पे उनको बता दें कि 24 से 48 घंटे में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। धैर्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के धैर्य की भी परीक्षा है। अब वैकेंसी भाई साहब बड़ी आ रही है ना, एक्टिव मोड पे रहना, सीधी सी बात तो आ है कि एक्टिव मोड में रहना जरूरी है। 1 मिनट शो भी आप लोगों के शुरू कर रहे हैं वापस, जीजीडी फैक्ट आप लोगों के शुरू कर दिए हैं, हम एक्टिव मोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप लोगों को एक्टिव मोड पे आना, ये 2 महीने में अपन आरबीएससी का बैच पूरा करेंगे और उसके बाद में रीट का बैच शुरू करेंगे। ये खुशखबरी आप लोगों के लिए। उसके बाद रीट मेंस का शुरू करेंगे। पहले आरबीएससी को निबेड़ देते हैं बीच में से, ताकि अपने मूल किताबों वाली टेंशन खत्म। तो मैंने 5 मिनट लिए हैं, 5 मिनट में ब्रीफिंग दी है, बहुत काम की जानकारी थी इसलिए ली है। मर मन भारी वे जदों मैं सूचना में भी दो ना टाइम निकल जाए, मर मन भारी वे कम को 5 मिनट में खराब कर दिया, लेकिन सूचना देनी बहुत जरूरी है टावरों, है ना। लो अब बेटा आप आज की एक क्लास में क्या पढ़ा, राजपूतों की उत्पत्ति। क्लास 10th की जो किताब है साइड रख दो भले आप, मैं इतनी गारंटी आप लोगों को कह देता हूं, एक शब्द मिस नहीं करेंगे और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मिल जाएगा। चाहे तो आप रजिस्टर लेके बैठो, तुरंत नोट्स बना दो, झंझट हमारी खत्म भाई साहब। मैं एक्स्ट्रा जानकारी और दूंगा कि ये चीज और है, ठीक है। आनंद आने वाला है भाई, आनंद आने वाला है। तो राजपूतों की उत्पत्ति आज पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासें मिलनी है, और दबा के शेयर करो और सब्सक्राइब करो। 1 मिलियन होने वाला है, जल्दी से करो फटाफट। देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करा टाबरो, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी, यानी कि राजा हर्षवर्धन जी का पढ़ता नहीं अपन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से राजपूत काल शुरू होता है। यानी कि राजपूत काल में आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछ ले तो 6ठी से 12वीं सदी तक का काल है। कौन सा है? 6ठी से 12वीं सदी तक का। डायरेक्ट पूछे तो वही ध्यान रखना, 6-12 क्या 6-12 वो ध्यान रखना, पहली 5वीं नहीं है, 6-12 वो ध्यान रखना। तो 647 ईस्वी में देखो सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद भारत की वह राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी जो गुप्त वंश के समय स्थापित हुई थी। अच्छा अपन थोड़ी सी बैक जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। हड़प्पा काल आया, हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद में जैसे कि अपन पढ़ते चले आए हैं, तो फिर देखो मौर्य, मौर्य और गुप्त, ठीक है। गुप्त के बाद में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद राजनीतिक एकता समाप्त होती हुई नजर आई। गुप्त काल बहुत पावरफुल काल रहा। उसके बाद में जो है एक बिखराव सा आ गया, एक बिखराव सा आ गया, तो राजपूत काल ने उस बिखराव के काल को मजबूती दी। इसके बाद में जो है 12वीं सदी के आसपास फिर बाहरी आक्रांता आने लग गए, और फिर बाद में आप देखोगे सल्तनत काल आता है, फिर मुगल काल आता है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास अपन पढ़ते हैं। तो एक मैंने आप लोगों को ये रूपरेखा बता दी, क्रम बता दिया है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, क्या हुआ, उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए जो आपस में संघर्ष कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, है ना। ओ इन लड़ रही हो, ओ इन लड़ रही हो, है सब अपनी अपनी सीमा बढ़ाना चाहते हैं, सब अपने अपने को बढ़िया साबित करना चाहते हैं, तो ये आपस में लड़ रहे थे। इन्हीं संघर्षों के बीच जिन नए राजवंशों का उदय हुआ वे राजपूत राजवंश कहलाए। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये 10वीं की किताब में इसी तरीके से बताया। तो उसे समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए, इसको बाद में रिवीजन कैसे करेंगे, तो यहां से आप लोगों के इजी हो जाएगा। राजपूत काल के अंदर देखो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इन राजवंशों के अत्यधिक महत्व के कारण इस पूरे कालखंड को ही राजपूत काल कह दिया गया। अब राजपूत काल कहा है, लेकिन क्या राजपूत सब पहले से चलता था, क्या इनके पीछे लॉजिक था, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनके आदि पुरुष कौन रहे होंगे, यही चीज है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। ये पार्ट आप लोगों के दे रखा है 10वीं की किताब के अंदर। तो देखो इतिहासकारों के मत की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिना इतिहासकारों के मतों को जान के अपन अपनी तरफ से भैया कुछ नहीं कह सकते। तो ये इतिहासकारों के मत को उन्होंने किस आधार पे कहा, इन चीजों को जानना है। और आने वाले समय में इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे कि ये कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण था, इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। अब लेवल हाई के लिए अपन को तैयार रहना है, हाई के लिए तैयार रहे, लो लेवल आया तो फाड़ देंगे, और हाई के लिए तैयार रहे, हाई लेवल आया तो भी अपन निकाल देंगे। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने को आगे बढ़ना है, हाई लेवल के लिए ही पढ़ेंगे अपन, लो लेवल तो भैया बिल्कुल आराम से अपन निकाल के आएंगे। स्मिथ का कथन है, स्मिथ को प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, उनके अनुसार हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत, यानी कि मुसलमानों के आधिपत्य तक, मुसलमान जब यहाँ पे आए उसके पहले पहले तक राजपूत इतने प्रभावशाली थे कि इस पूरे युग को राजपूत युग कह दिया गया। तो सीधी सी बात आ है कि 6ठी 12वीं शताब्दी क्या है टाबरो, 6ठी 12वीं शताब्दी। तो क्या गुरुजी इतो बताना इतनी क्यों लैंग्वेज पढ़ा पा, क्योंकि कंसेप्ट पूछे, यह चीजें ध्यान रखनी है, जिस तरीके में बताऊं भी तरीके में ध्यान रखनी है, इसी तरीके से पूछा जाएगा। अब तो अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक भाई,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राजपूत शब्द की प्राचीनता और विवाद क्या था इसके बीच, ठीक है, इनके बीच क्या विवाद की स्थिति रही। तो देखो ये प्रश्न बार बार सामने आता है कि राजपूत कौन थे। ये प्रश्न आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। कारण ये है क्योंकि इतिहासकारों में भी मतभेद रहे। फलाण जी तो के ए ब्राह्मण हा, फलाण जी के ए भाई वैश्य हा, भाई की और कहीं कहते विदेशी हा, और कहीं कहते हूण हा। तो ये मतलब विवाद की स्थिति रही है। अब इस पर कुछ बिंदु अपने को ध्यान रखने, जैसे प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अब ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे, तो ध्यान रखना रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे। और इन्हें जो है कहा जाता है जैसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। और वास्तविक जनक जो है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कह दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भाई साहब बहुत सारे राजवंशों के इतिहास लिखे हैं। तो इनके अनुसार राजपूत शब्द नया नहीं है। ये क्या कहते हैं, नया नहीं है। इसका प्रयोग प्राचीन काल के कई ग्रंथों में मिलता है कि ये शब्द नया है ही नहीं। प्राचीन काल के ग्रंथ उठा के देख लो आप, चाणक्य के उठा के देख लो, चाणक्य का अर्थशास्त्र के अंदर ये मिल जाएगा, कालिदास के नाटकों में मिल जाएगा, माणभट्ट के हरचरित्र और कादम्बरी के अंदर मिल जाएगा। तो ये शब्द कोई नया नहीं है, ये पुराना है। किसने कहा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। फिर देखो हैंसांग का विवरण है। हैंसांग कौन है, चीनी यात्री है। हैंसांग कौन है, जो नए टबर है भी ध्यान दियो, हैंसांग कौन हो, हैंसांग चीनी यात्री हो। ये क्या है, इनके हर्षवर्धन के समय ही आया था चीनी यात्री, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसे क्या कहा, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, राजकुमार कहा गया। इसकी एक किताब थी भाई साहब, इसकी किताब का नाम क्या था, सीयूकी। इसकी क्या थी किताब, सीयूकी। अब ये उल्लेख जो करता है वो सीयूकी के अंदर करता है। एक चीनी यात्री फायान और आया, उसने लिखी फोकुओ की। एक इत्सिंग और आया था। तो बहुत सारे चीनी यात्री आए हैं, ठीक है। चीनी हिंदी चीनी भाई भाइयों कहता ना, तो ए चीन मन लगे हिंदी चीनी भाई भाई बीटे मुनारो चलतो है। तो इसका हैंसांग का तो भैया बहुत प्रभाव था, ये तो कन्नौज महासभा का अध्यक्ष तक बन गया था। चीनी यात्री हैंसांग ने भी राजाओं के लिए कई क्षत्रिय तो कई राजपूत शब्द का उल्लेख किया है। अब कट करी किन कोई लेटर लिखे थोड़ी भेजिया, सीयू की किताब इन वास्ते ध्यान रखनी है। और वही अधूरोपन लागे मैंने आरबीसी किताब में कि पूरी संपूर्णता मतलब कंपटीशन के अनुसार संपूर्णता नहीं है। बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके अनुसार बहुत बढ़िया किताब, संपूर्णता उनके अनुसार संपूर्णता से ज्यादा है। लेकिन अपन जब देखते तो अपन को लगता है इसमें से यहां से ये प्रश्न बन सकता है। तो ये साथ साथ आप नोट करके चले, ठीक है। अब देखो एक जाति के रूप में प्रयोग, तो डॉक्टर ओझा के मत के अनुसार पूरी तरह सर्वमान्य नहीं माना जाता, लेकिन विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि राजपूत शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पहले नहीं मिलता था। ये कुछ इतिहासकारों का जो है वर्ग पूरा ये मानता है। अब देखो राजपुत्र शब्द, ये राजपूत नहीं राजपुत्र की बात हो रही है, यानी कि एक तरीके से विच्छेद करे तो राजा का पुत्र क्या हो जाता है, राजा का पुत्र। प्राचीन काल में शासक वर्ग या क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था, ऐसा पढ़ने में आता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता था, जो शासक वर्ग है, यानी कि शासक वर्ग ने कहीं क्या राजा, और राजा के जब वंशज हो जाएंगे तो उनके क्या होंगे, वो पुत्र होंगे। तो इसीलिए इनके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो यहां तक ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है टाबरो। देखो अब देखो, अब अलग अलग मत अपन को पढ़ने हैं, जैसे वैदिक आर्यों की संतान। अब आर्य शब्द का यदि उल्लेख पूछे, आर्य शब्द का अर्थ पूछे आप लोगों से, तो आर्य शब्द का अर्थ इतिहास में बताया गया है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ। एक आर्य होते थे, एक अनार्य होते थे, तो आर्य और अनार्यों के बीच युद्ध भी चले, तो आर्य शब्द को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। अब आर्यों की संतान का सिद्धांत, इसके प्रस्तावक कौन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य है। कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, ये वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रस्तावक है। इन्होंने ये प्रस्ताव दिया। मुख्य तर्क क्या दिए, अब देखो तर्क से आप लोगों के सवाल बनने वाले हैं आने वाले समय। मुख्य तर्क क्या दिए कि ये विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। और जब प्रश्न बनेंगे यहां से बनाने हैं यदि एग्जामिनर को, तो फिर ये इन शब्दों का प्रयोग होगा, ये राजन्य शब्द वगैरह ये पूछा जाएगा। फिर राजन्य शब्द आ जाए तो ध्यान रखना डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य सर ने जो है बताया है। तो ये कानों में वैसे आवाज गूंजेगी, आप चिंता मत करो, ये आएगा। राजन्य आते ही आप लोगों के गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजन्य कौन, गौरीशंकर, अरे गौरीशंकर भगवान, ठीक है। तो ये ध्यान रख लियो कि राजन्य शब्द आते ही थे
पता कर लो। तो इनकी संतान बताते हैं, प्रमाण क्या दिए इन्होंने, सांस्कृतिक समानता के प्राचीन क्षत्रियों की तरह राजपूत भी अश्व यानी घोड़े और अस्त्रों की पूजा करते थे, घोड़े रखते थे और अस्त्रों की पूजा करते थे, जो प्राचीन काल में चला आता था। और वे प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। ये प्राचीन बात इनकी आर्यों की भांति क्या है, यज्ञ और बलि में विश्वास करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध में क्या होता, घोड़ा छोड़ देते, चारों तरफ घूम के आता, फिर घोड़े की बलि दी जाती, अश्वमेध। ठीक है, और ये अपन देखते हैं रामायण काल के अंदर भी अपन देखते हैं अश्वमेध, भाई लव कुश ने घोड़े को रोका था राम जी के, है तो ये उस समय देखते हैं। तो इन्होंने ये तर्क दिए हैं यहाँ कि भाई हवा में चले हुए तीर नहीं है, ये तर्क है इसके पीछे, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने प्रमाण क्या दिया, शारीरिक बनावट, कि उनका सुडौल शरीर, लंबी नाक, लंबा सिर, ये प्रमाणित करता है कि वे आर्यों की संतान है। तो भाई साहब प्रश्न बनने का अगला जो पैटर्न है, जो लेवल है, उसको अपन अभी से पहचान के चले। इस लेवल से और इस तरीके से आप लोगों के प्रश्न बनाने वाला है एग्जामिनर कि ये दो तर्क दे दिए, मान लीजिए ये है कथन, ठीक है, ये है कथन, कि कथन क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा, कथन क्या है कि राजपूतों को गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद ने वैदिक आर्यों की संतान माना। कारण कि कारण के अंदर बता देगा कि क्योंकि वो प्राचीन क्षत्रियों की तरह राजपूत अश्व और घोड़ों अस्त्रों की पूजा करते थे। और फिर ये एक दे देगा, फिर देगा कथन कारण सही है कि नहीं है, कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करते कि नहीं करते। इसी तरीके से प्रश्न बनाकर दिए जाते हैं। तो ये है कंसेप्चुअल प्रश्न। इसके पीछे क्या है, फैक्ट तो याद करना ही अपन को, लेकिन फैक्ट से संबंधित थोड़ी सी हम थ्योरी की जानकारी रखें, थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखें, तो हमारे भाई साहब बेड़ा पार हो जाएगा, लीला लहर हो जाएगी। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी। मैं साथ साथ आपको पैटर्न बताता हुआ चलूंगा कि प्रश्न ऐसे बनता है, ऐसी तरीके से ये है। एक तो यहां से ये बनता है पैटर्न, ये बता दिया। दूसरे प्रश्न बनेंगे आपको मिलान वाले बनेंगे, कि किसने क्या मिलान करके दिया है, वो वाले बनते हैं। लो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर देखो अग्निकुंड का सिद्धांत। अब अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, ये माउंट आबू है, ध्यान है सब ऊपर अपर हिल स्टेशन गुरु शिखर बटे। तो माउंट आबू में क्या है कि आबू पर्वत कहते थे उस समय, अब पर्वत का मतलब माउंट है तो माउंट आबू कह दियो। तो वहां पे क्या है कि यज्ञ कर रहे थे, कौन, सब ऋषि महात्मा मिलके यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते तो क्या कि दैत्य और राक्षस होते थे ना, उनकी प्रवृत्ति ये होती थी कि यज्ञ को कैसे भी करके डिस्टर्ब करना। मतलब वो बात वही है कि क्लास और बदमाश बच्चों है नहीं, वो किन किन तरीके में पढ़ाई डिस्टर्ब करें भाई थे, मतलब मान सको तो दैत्य और मन की वे बदमाश बच्चे मजो आवे, तो दैत्य और राक्षस उनके तो उन्हें भी मजो आवतो कि अपन डिस्टर्ब करा, हा 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 ही अपन ने नाटक में देखा है। फिर बाद में वो उसके अंदर मांस मदिरा वगैरह फेंक के, फिर जब ब्राह्मण और वो जो यज्ञ करते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जब फिर राक्षस हंसते, हा 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 मजा आ गया, मजा आ गया है। तो इन्होंने क्या है कि यहाँ पे यज्ञ करके फिर इन्होंने इसका तोड़ निकाला कि हमें इनसे रक्षा करने वाले कोई चाहिए। तो इन्होंने फिर इनका तोड़ निकाला और 4 अलग अलग पुरुष इनसे यज्ञ से उत्पन्न किए, जो फिर बाद में इनके जो वंशज हुए, जो 4 पुरुष उत्पन्न किए है ना, चालुक्य, चौहान वगैरह, ये तो इनके जो वंशज हुए वो बाद में राजपूत कहलाए। ये अग्निकुंड सिद्धांत है। और ये कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये उत्पन्न हुए हैं। तो इसको समझते हैं, अब इसको पढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट करना है, समझना है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया है। तो इसके प्रस्तावक कौन है, अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया, तो चंद्र बरदाई ने दिया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तख्ते के दरबारी थे, मित्र भी थे चंद्र बरदाई। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इनका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज रासो आया है, तो एक और बताओ मुझे कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखी, पृथ्वीराज विजय रचना किसकी है, तो पृथ्वीराज विजय है जयानक की रचना है। किसकी रचना है, जयानक की। संस्कृत के विद्वान थे जयानक, और ये भी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पौराणिक कथा क्या है, आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। अब इन ऋषियों के भी नाम ध्यान रखने अपन को कि कौन कौन थे, विश्वामित्र जी थे, गौतम जी थे और अगस्त्य जी थे। गुरु वशिष्ठ तो थे ही। तो कथन कारण वालों में तो अपन को ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या होता था कि राक्षस है ना, मांस हड्डी मल मूत्र डालकर इन यज्ञों को अपवित्र कर देते थे। इनका टारगेट ये होता था कि इनको डिस्टर्ब करो, है ना। तो वशिष्ठ मुनि का समाधान के, वशिष्ठ मुनि ने एक समाधान निकाला। इससे निपटने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। इसीलिए कहा जाता है गुरु वशिष्ठ ने इन योद्धाओं को उत्पन्न किया। इसलिए यज्ञ तो ये सब कर रहे थे, विश्वामित्र जी और सब, लेकिन उत्पन्न किसने किया, गुरु वशिष्ठ ने किया। तो इसमें से कौन, परमार, चालुक्य और प्रतिहार।
ठीक है। जब परमार है वो परमार तो पता ही है, परमार वंश हुआ। चालुक्य जो है वो आप लोग इसे समझ सकते हो कि जो सोलंकी है, जो सोलंकी है वही चालुक्य है। और प्रतिहार जो है वो आप लोग पढ़ते हो कि गुर्जर प्रतिहार। क्या पढ़ते हैं अपन? गुर्जर प्रतिहार। तो इनको तीनों को जो है उत्पन्न किया कि भाई आप रोको। तो ये, लेकिन ये भी तीनों असमर्थ हो गए, इनके रक्षा करने में असमर्थ हो गए। राक्षस भैया बहुत बलशाली अभी टाइप पावरफुल। तो वशिष्ठ ने क्या किया कि चौथा और सबसे शक्तिशाली योद्धा तैयार किया कि अब ये तीन तो है, इनसे तो भाई पार अभी नहीं पड़ रही है, तो एक और किया जाए उत्पन्न। तो उन्होंने सबसे शक्तिशाली चौहान, ठीक है, चौहान जो चाप हरिमान नए कहते हैं, वो उत्पन्न किया। और चौहान उत्पन्न किए जो हथियारों से सुसज्जित थे, जो हथियारों से सुसज्जित थे, इनको उत्पन्न किया। तो ये चार जो है ये उत्पन्न यहां से बताते हैं। और इन चारों से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इन चारों से संबंधित फिर इनके जो वंशज है वो राजपूत जो है कहलाए। ये सबसे जबरदस्त जो है मत और पूछा जाता है। इसके पीछे की थ्योरी देखो, आज पूरी डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है और बोलकर सारा बताया है समझा के, लेकिन ये हूबहू नोट्स के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे अब लिखने को भी मिलेगा, समझ में भी आएगी चीजें और बोरिंग भी नहीं लगेगा, इस बात की तो गारंटी है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि आज के युग में इस पौराणिक कथा को हूबहू स्वीकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान ये कहता है कि हवन कुंड से इंसान पैदा नहीं हो सकते, इसलिए इसको विज्ञान जो है वो स्वीकार नहीं करता कि भाई साहब ये मत लो, तो मैं खंडन करा। विज्ञान वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है। और विद्वानों का निष्कर्ष क्या है इसके प्रति कि कई विद्वान मानते हैं कि यह कथा एक संकेत है संभवतः प्राचीन क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे और आदिवासी यानी भील, मीना या विदेशी आक्रमणकारी जैसे कि शक, हूण, युचि शक्तियों को यज्ञ द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। और ये आपके लाइन ऐसे की ऐसे कहां पे? आरबीएससी 10वीं की किताब के अंदर ये लिखी गई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से ये चीज पूछी जाए। अब क्या होता है कि पढ़ाई में है ना, विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ इन चीजों में अपने अभी वर्तमान स्थिति से इन चीजों को जोड़ने लग जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप पढ़ते हो ना तो वर्तमान स्थिति से नहीं जोड़े। ये इतिहास के अंदर चीजें जो लिखी है ये उस समय के अनुसार और विद्वानों के मतों के अनुसार लिखी हुई है, तो उसको अपने वर्तमान के अनुसार नहीं जोड़ना। इसको सिर्फ स्टडी कंटेंट के हिसाब से अपने को ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा? पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो है आपको क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को सिर्फ अपने स्टडी कंटेंट के अनुसार इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रमुख समर्थक और उनके तर्क देख लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। इसके पीछे कौन से तर्क है? तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, इन्होंने सर्वप्रथम गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। आ सकता है प्रश्न, कौन से ब्राह्मणों से बताई डी.आर. भंडारकर ने? तो डी.आर. भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से बताई है। किससे बताई है? नागर ब्राह्मणों से बताई है। और साक्ष्य क्या दिए हैं? डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का हवाला दिया है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन्हें विप्रवंशीय गोत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? विप्रवंशीय गोत्र कहा गया है, विप्रवंशीय गोत्र का है। तो इसमें उत्तराधिकारी इसके जो है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। वत्स गोत्रीय विप्र कहा गया, विप्र यानी ब्राह्मण, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, ये ध्यान रखना है वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी को। अन्य प्रमाण क्या देते हैं? राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना। क्या राजशेखर कौन था? ब्राह्मण था, उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का एक ठोस प्रमाण इसको माना गया है। ये उन्होंने साक्ष्य दिए हैं इसके पक्ष में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि इन्होंने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज माना है। डॉक्टर अपने क्या है गोपीनाथ शर्मा भी, क्या ध्यान रखोगे? गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं कि गुहिलोत जो है यानी गहलोत जो है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त के वंशज थे। ये किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा जी ने कहा। महाराणा कुंभा से संबंधित देखिए कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव की कृति गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान थे। तो इतने सारे तर्क दिए हैं इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति के। क्या क्या? एक तो टीका रसिक प्रिया वाला ध्यान रखना, एक राणा कुंभा रसिक प्रिया वाला हो गया। गोपीनाथ शर्मा ने नागर गुहेदत्त की संतान बताया। फिर राजशेखर ब्राह्मण का अवंती सुंदरी से विवाह होने वाला तर्क दिया। फिर बिजोलिया शिलालेख के अंदर यह तर्क दिया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो ये डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और अपने क्या गोपीनाथ शर्मा, ये सब ध्यान रखने आप लोगों को। अब इसका खंडन भी करना है। देखो एक शर्मा जी ने तो पक्ष लिया है, एक शर्मा जी ने खंडन किया। अब खंडन किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। ये इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते और तर्क सहित इनका खंडन करते हैं।
कौन? दशरथ शर्मा। क्या तर्क दिया? डॉक्टर शर्मा के अनुसार प्राचीन काल में कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। दशरथ शर्मा कहते हैं कि इनके जो पुरोहित होते थे, यानी कि जो हवन करवाने आते, जो पूजा पाठ करवाते, जो इनके गुरु होते थे, उनसे क्या है कि ये उनका गोत्र अपना लेते थे कई बार प्राचीन काल में। तो इसी परंपरा के कारण यह भ्रम पैदा हो जाता है कि राजपूत मूल रूप से ब्राह्मण थे, इसलिए इस बात को हम नहीं मान सकते। उन्होंने ये तर्क दिया इसका कि इसका ये काट है, तो भाई ये भी खंडन उन्होंने साथ साथ में खंडन कर दिया और उन्होंने ये तर्क दे दिया। तो यहाँ पे ये ब्राह्मण होने के पक्ष में तर्क दिए गए, ये खंडन में तर्क दिए हैं। तो ध्यान रखना, खंडन में कौन है? दशरथ शर्मा जी है, और पक्ष में कौन है? गोपीनाथ शर्मा जी है, ठीक है, और डीआर भंडारकर जी है। लियो टाब्रो स्क्रीनशॉट। अगला देखो, राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशियों की संतान होने से, विदेशी मूल का सिद्धांत क्या है? क्या ये विदेशियों की संतान थी, यानी कि विदेश से आकर यहाँ पे बसे उनकी संतान? तो इसके पक्षधर है कर्नल जेम्स टॉड। क्या याद रखो कि कर्नल जेम्स टॉड खुद विदेशी है, तो विदेशियों का पक्ष ले लियो, ये याद रखने का तरीका है। तो कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इनका मानना है कि राजपूत जो है शक यानी शीतियन कहा गया जिन्हें, ठीक है, ये शीतियन ऐसा लिखा जाता है, देखो शक शीतियन अपन हिंदी भी लिखते हैं ना, तो शक शीतियन अथवा ये शीतियन जाति के थे, शक या शीतियन जाति के थे। तर्क क्या दिया कि अग्निकुंड की कहानी को आधार बनाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के आसपास आक्रमणकारी के रूप में भारत आई। जब वे यहाँ शासक बन गए तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के तहत क्षत्रिय मान लिया गया। ये कहते हैं इन्होंने भी अग्निकुंड का सिद्धांत दिया, लेकिन अग्निकुंड में इन्होंने कहा कि विदेशी जातियां आई थी यहाँ, लेकिन इनको अग्निकुंड के माध्यम से, हवन के माध्यम से पवित्र करके और इनको जो है क्षत्रिय बना दिया गया। इन्होंने ये मतलब तर्क दिया। समानताएं क्या क्या बताई? टॉड ने समानताएं बताई, देखो रीति रिवाज के, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा शक और शीतियन जातियों में मिलते हैं कि शक और शीतियन जाति के लोग अश्व पूजा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वही चीज ये यहाँ भी कर रहे हैं, यानी कि ये वहीं से आए हैं और यहाँ आकर बस गए, इन्होंने ये बताया। वी.ए. स्मिथ, देखो यहाँ पे देखो तर्क देने वाले कौन है? दोनों विदेशी, ये भी विदेशी, ये भी विदेशी। वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और उन्होंने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। वी.ए. स्मिथ क्या कहते हैं? ये हूणों की संतान थे। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? ये शक और शीतियन की संतान थे। तो ये दोनों विदेशी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि विदेशी तर्क देने वाला कौन है? विदेशी ही है, याद ये रखना है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो विदेशी मूल के सिद्धांत का खंडन किसने किसने किया है, कि इसका भी खंडन हुआ है। देखो स्वयं का मत, राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी बताया ही नहीं, है ना, बल्कि वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। अब जो राजपूत वंश के जो खुद शासक हुए, उन्होंने खुद को क्या माना? सूर्यवंशी माना है या चंद्रवंशी माना है। तो ये तो सूर्य या चंद्र से जो है उत्पत्ति बताते हैं, इन्होंने तो कभी विदेशी होना माना ही नहीं है। प्राचीन परंपराएं देखिए, राजपूतों के जो रीति रिवाज है, जैसे अश्व पूजा, सूर्य पूजा, अश्वमेध, शक कुषाणों से जोड़े जाते हैं, वे भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थे और महाकाव्यों के साक्ष्य इसे प्रमाणित करते हैं कि ये चीजें तो वैदिक काल से चली आ रही है। तो विदेशियों ने, हो सकता है हमसे ग्रहण किया हो, है, विदेशियों ने हमारे से ग्रहण किया हो, जरूरी थोड़ी कि हमने, अब वो भी हमारे जैसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजपूत उनसे मिल गए या उनसे उत्पन्न हुए। निष्कर्ष क्या निकलता है? सर्वमान्य मत देखिए कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है या सर्वमान्य मत क्या है? भारतीय आर्यों की संतान थी, ठीक है, जिसमें विदेशी रक्त का भी मिश्रण हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन डेफिनेटली नहीं है कि 100% नहीं है। जो विदेशी जातियां भारत में आई, यहीं बस गई, उन्हें हिंदू समाज ने आत्मसात या समाहित कर लिया है, ये एक तर्क दिया है यहाँ पे। और डॉक्टर कानूनगो का क्या कहना है? डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि अग्निकुंड की कहानी आधुनिक युग में मान्य नहीं है भाई। सूर्य चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। ये कहते हैं कि अग्निकुंड की मान्य नहीं है, हाँ सूर्य चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। अंतिम सत्य यह है कि राजपूत चाहे किसी भी रूप से जन्मे हो, उन्होंने इतिहास में महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को जीवित रखा है। कि अंतिम सत्य यह है कि किसी भी काल में किसी भी रूप से जन्म हुआ हो, लेकिन महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को इन्होंने जीवित रखा है। तो ये अपने विभिन्न मत पक्ष में भी तर्क देखें और खंडन में भी तर्क देखें, और ये आप लोगों के पूरी तरीके से दे रखा है आरबीएससी के अंदर। आरबीएससी 10वीं की किताब पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ गए, क्योंकि वहां पे पढ़ने जाते तो याद नहीं होती चीज, लेकिन यहां से चीजें याद होने लग जाएगी आप लोगों को, इस बात की तो भैया गारंटी है।
अरे लीला लहर और पौबारे 25 की व्यवस्था है भाई, बिल्कुल ही आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे ये बैच आगे बढ़ेगा ना, आप लोगों को लगेगा भाई साहब मजा ही आएगा है, इतना तो मजा अपन ने जो खुद सेल्फ पढ़ा जब आया ही नहीं, और अब तो चीजें सारी सारी याद हो रही है। बस नियमित रहना है, ये बात याद रखना, बार बार कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, नियमित रहोगे तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अब ये तो आप लोगों के हो गया क्या, पूरा का पूरा यहां तक, जैसे नोट्स तक आरबीएससी के अनुसार अकॉर्डिंग मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके आप लोगों को समझा दिया। अब आते हैं अपन, ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से मैंने पहले ही दे रखा है। अब ये है इसका पूरा कंक्लूजन। क्या भाई साहब, ये अब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब प्रश्न फैक्ट यहां से पूछा जाएगा, कंसेप्ट मैंने बता दिया सारा का सारा। अब फैक्ट के लिए यहां से याद करो, क्योंकि और भी नाम है इसमें। अब मान लो और चीजें पूछी तो बस क्या करा, इसलिए ये और भी नाम है, ये भी ध्यान रखना। देखो, ब्राह्मणों से उत्पत्ति के कौन कौन पक्षधर है, डॉक्टर भंडारकर है, बिजोलिया शिलालेख, गोपीनाथ शर्मा, पिंगल सूत्रकृति और मंडोर शिलालेख और वीएन पाठक, ये भी सारे ऑथेंटिक पुस्तकों से ली हुई चीजें। हो सकता है कि एक ही मत के 2-3 समर्थक हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें आ गया तो उसमें क्यों आया है, ये थ्योरी दिमाग में मत रखना। गुणों की संतान के कौन है, बीए स्मिथ ने गुणों की संतान का। शक या सीथियन की किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। यूची से उत्पन्न कौन है, तो इन्होंने कनिंगम ने इसका पक्ष लिया है। और देखिए अग्निकुंड के समर्थक कौन कौन है, पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, मुरोद नैणसी और किराड़ू शिलालेख। किराड़ू शिलालेख भी ध्यान रखना, ये भी गुरु वशिष्ठ वाले यज्ञ की बात करता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के जीएच ओझा, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, दशरथ शर्मा और हर्षनाथ शिलालेख, ये सारे के सारे इनके पक्षधर है। और वैदिक आर्यों की संतान के कौन कौन है, अपने सीवी वैद्य, जीएच ओझा और मनुस्मृति। अब देखो मैंने कहा ना, एक ही व्यक्ति 2 मत में भी समर्थक हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे जीएच ओझा इसमें भी है और इसमें भी है। विदेशियों की संतान होने के कौन कौन है, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ, विलियम क्रूक और दशरथ शर्मा। तो 3 तो आपके विदेशी ही दिख जाएंगे यहाँ, और एक अपने भारतीय है। तो ये आप लोगों के लिए कंक्लूजन है, ये ध्यान रखना। प्रश्न राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कभी भी बन गया तो इस क्लास से बाहर जाने वाला कतई नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। अब कुछ जानकारी जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, बचा हुआ जितना भी समय है भाई साहब, अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बेहतरीन संकलन पढ़ना है, नए पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। अभी जो पीवाईक्यूज बन गए रीट वगैरह परीक्षा में, इनमें कठिन कठिन प्रश्न वो पढ़ने हैं। व्याख्या शानदार, तो आप लोगों को मैंने ये पुस्तक उपलब्ध करा दी है और इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, वो देखो। और आप लोगों को ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से लिंक वहां पे उपलब्ध करवा दिया, ऑफलाइन लेते हो बेस्ट है। ये पढ़नी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत करके इसके लिए दी गई है, और वस्तुनिष्ठ जब तक नहीं पढ़ोगे अभ्यस्त नहीं हो पाओगे। रिवीजन बूस्टर आप लोगों को ये दे रखा है, और ये 2 पहले ही आ रखी थी, अपनी कॉमन पुस्तक है, तो ये आप लोगों को वैसे ही मार्केट में मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो बुक सेलर को कह सकते हो। ये क्या है, ये रिविजन के लिए है, ये रिविजन के लिए, फास्ट रिविजन, ठीक है, दोहरान के लिए है। तो ये क्या है, 1 लाइनर पुस्तक है। रिविजन, रिविजन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सवाल नहीं बनेंगे, भाई साहब इन्होंने तो झंडे गाड़े हुए इन किताबों ने परीक्षा के अंदर। 80 से 90% सवाल हूबहू, बल्कि शॉर्ट कंटेंट से, इसलिए इसको पढ़ के तो विद्यार्थी नौकरी लग गए, प्रोफेशन कंप्लीट हो चुका, सैलरी उठा रहे तगड़ी वाली। तो लेखनी तो देखो जो है वो बता दी है और जानती है दुनिया, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों के सेकंड ग्रेड के अनुसार क्या काम किया वो यहाँ पे बता दी। और बाकी इतने ये जो बैच है रणभूमि विजय बैच, इसमें कंटिन्यू रहो। पीडीएफ कैसे कहाँ मिलेगी सारी चीजें बताइए, लेकिन जो कंटिन्यू रहेगा, जो अपने गुरु को सुनना पसंद करता है वो कभी भी पिछड़ नहीं सकता, और जो सुनना पसंद करता है वो इन्फॉर्मेशन लेने में भी नहीं पिछड़ सकता। उसे हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन दी है तो उस तक पहुंची है, ये बात है। ठीक है, तो बढ़िया, आप सोम से शुक्र क्लास चलेगी, कहीं कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, 12 बजते ही क्लास आप लोगों के आ जाएगी। ठीक है, नियमित रहना है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।